गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज़ यूनिट्स ऑफ फोर्स। देखो, हमारे पास दो टाइप होती हैं फोर्स की, टू टाइप्स ऑफ यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, वैसे तो हमने देखो पढ़ी हुई है वैसे भी एसआई और सीजीएस, लेकिन अब थोड़ा डिटेल में हम जाएंगे कि हमारे पास दो टाइप होती है यूनिट की। फर्स्ट होती है हमारे पास टाइप एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स, राइट। फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। तो पहले ये करते हैं, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स का मतलब क्या है। एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स एक ऐसा फोर्स है विच प्रोड्यूस यूनिट एक्सेलरेशन इन अ यूनिट मास। यानी अगर किसी बॉडी का मास यूनिट है, यानी सपोज करो 1 kg है, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट एक्सेलरेशन ही प्रोड्यूस होगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। तो एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज दैट फोर्स which produce unit acceleration in a unit mass। ठीक है, तो इसमें भी आगे टाइप करेंगे हम। जैसे हमारे पास सीजीएस सिस्टम में अगर हम जाते हैं, सीजीएस सिस्टम में एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, 1 डाइन। क्या होती है, डाइन होती है। और एसआई के अंदर क्या होती है, न्यूटन। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर मैं सीजीएस के अंदर जाती हूँ, अगर हम सीजीएस के अंदर जाते हैं तो 1 डाइन क्या होगा, 1 डाइन इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूस एक्सेलेरेशन ऑफ, कितना एक्सेलेरेशन, मैंने यूनिट कहा था ना, तो सीजीएस है तो क्या बनेगा एक्सेलेरेशन, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ मास ऑफ, यूनिट मास बोला था, सीजीएस यूनिट है तो क्या बनेगा, ग्राम। यानी 1 डाइन किसके इक्वल आएगा, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब बात आती है न्यूटन की। अब न्यूटन में भी क्या है, न्यूटन यानी ऐसा यूनिट है विच प्रोड्यूस एक्सेलरेशन कितना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ मास ऑफ 1 किलोग्राम। ठीक है, तो 1 न्यूटन किसके इक्वल आएगा, 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर इसको सीजीएस में कन्वर्ट करें 1000 ग्राम होगा, और 100 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दैट मीन्स कितना बनेगा, 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये किसके इक्वल होता है, डाइन के इक्वल। तो कितना आ गया, 10⁵ डाइन। तो 1 न्यूटन किसके इक्वल आया हमारे पास, 10⁵ डाइन के इक्वल। ठीक है, ये थी हमारी फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होती है, देखो इसके अंदर एक्सेलरेशन, देखो मास तो यूनिट ही रहेगा, लेकिन एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। या फिर आप कह सकते हो विच प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इक्वल टू जी इन यूनिट मास, और ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स को आप वेट ऑफ यूनिट मास भी बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे हम सिंपल सा ही करते हैं कि ये क्या होता है, इज दैट मच फोर्स विच प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, कितना कहा भाई अभी मैंने, इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैं जी से डिनोट कर लूँ, आप पूरा लिख लेना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन अ यूनिट मास, राइट। तो इसकी भी आगे वही है, सीजीएस और एसआई दो होती हैं, एसआई और सीजीएस दो होती हैं। एसआई क्या होगी, 1 किलोग्राम वेट, और सीजीएस क्या होगी, 1 ग्राम वेट। ठीक है, अब बात आती है 1 किलोग्राम वेट की, कि 1 किलोग्राम वेट कितना होता है। 1 किलोग्राम वेट होगा विच प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ, कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ मास ऑफ 1 kg, है ना। और सीजीएस में 1 ग्राम वेट क्या होगा,
1 ग्राम वेट होगा विच प्रोड्यूस एक्सेलेरेशन ऑफ 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ मास ऑफ 1 ग्राम, राइट। अब तो क्लियर हो गया। तो इसके अंदर क्या होगा कि 1 किलोग्राम वेट किसके इक्वल आया, मास है इतना, एक्सेलेरेशन है इतना, यानी 9.8 न्यूटन। और इसके अंदर कितना आया 1 ग्राम वेट, 989। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, यूनिट ऑफ फोर्स। क्लियर है? हाँ जी। तो अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इम्पल्स। इम्पल्स, इम्पल्स एक ऐसा फोर्स है जो किसी बॉडी पर बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगता है। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको एक 2-3 चीज़ें बताती हूँ। फोर्स कांस्टेंट है लेकिन कम टाइम के लिए लग रहा है। फोर्स वेरिएबल है, कम टाइम के लिए लग रहा है। फोर्स वेरिएबल है, ज़्यादा टाइम के लिए लग रहा है। इन सभी केसेस में हम फोर्स को मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन उसके एक्शन को हम मेज़र कर सकते हैं। ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा। मैंने देखो, हमारे पास कुछ एक ऐसे केसेस होते हैं जिसमें अगर बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट करता है तो उसमें हम फोर्स को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो वो कौन कौन से कहा मैंने कि फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, फोर्स इज कांस्टेंट एंड एक्ट्स फॉर स्मॉल टाइम। ठीक है, या फिर फोर्स जो है वो वेरिएबल है एंड एक्ट्स फॉर स्मॉल टाइम, या फिर फोर्स वेरिएबल है एंड एक्ट्स फॉर लॉन्ग टाइम। यही बनते हैं। तो इन केसेस में, इन 3 केसेस में हम फोर्स को कैलकुलेट नहीं करते, उसके एक्शन को पता चलता है हमें, मतलब उसके एक्शन को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स। तो यानी इम्पल्स क्या है, एक तरह से मेजर ऑफ एक्शन ऑफ मेजर ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, उसको हम क्या कहते हैं, इम्पल्स। या फिर आप कह सकते हो इम्पल्स क्या है, इम्पल्स इज अ कांस्टेंट फोर्स विच एक्ट फॉर अ स्मॉल टाइम, जो बहुत स्मॉल टाइम के लिए एक्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, इम्पल्स। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है हर बार कांस्टेंट होगा फोर्स। अभी मैंने यहाँ बोला तो है, फोर्स कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। तो इम्पल्स क्या होता है, स्मॉल टाइम के लिए एक्ट करता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी। तो हमें दोनों केस करने हैं, इम्पल्स फॉर अ कांस्टेंट फोर्स एंड इम्पल्स ऑफ अ वेरिएबल फोर्स। ठीक है, तो फर्स्ट हम करते हैं इम्पल्स ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। क्या होगा, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम फॉर विच इट एक्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इम्पल्स। क्लियर है? अब देखो, पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। मैंने मान लिया F कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स की बात कर रही हूँ। अगर मैं ग्राफ बनाती हूँ फोर्स का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमने क्या कहा, मान लो T1 टाइम ये है, T2 ये है टाइम, तो T टाइम के लिए फोर्स कितना रहेगा, एज इट इज़, यानी A पहले भी इतना ही था और अब भी इतना ही है, तो यही बनेगा कांस्टेंट फोर्स। हर बार ये F फोर्स आ रहा है ना, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम T टाइम के लिए हमने क्या ले लिया, कांस्टेंट फोर्स F। ठीक है, क्लियर। अब ये तो आगे बात हमारी समझने की। मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कई बार, एक क्या क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है प्रूव दैट impulse is equal to change in momentum। चेंज इन मोमेंटम ये आ जाता है, आपको प्रूव करना है तो करें। देखो वो ग्राफ तो हमने बना ही लिया, अब करते हैं। हमने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स। और अगर के की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, मल्टीप्लाई करो क्रॉस, एफ डी टी इज इक्वल टू कितना आया, डी पी। ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड,
नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, एफ डॉट डी टी इज इक्वल टू डी पी। अब इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम, टाइम कहाँ से कहाँ, t1 टू t2। मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम टू फाइनल मोमेंटम। फोर्स हमने क्या कहा अभी, कांस्टेंट है तो बाहर ले लो, अंदर क्या बचा, t1 टू t2 dt इज इक्वल टू p1 टू p2 dp। इंटीग्रेट किया तो कितना आया, t, चलो जी यहाँ पे कितना आया, p, चलो जी ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, f t2 माइनस t1 इज इक्वल टू p2 माइनस p1। इस ये स्मॉल टाइम है, मैंने सपोज करो क्या लिख दिया, डेल्टा t, कितना आया, p2 माइनस p1। और अभी कहा था प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड स्मॉल टाइम क्या होता है, इम्पल्स, तो हमारे पास क्या आया, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। आप ये भी कह सकते हो, एक नंबर में अगर क्वेश्चन आ जाए आपके पास, ग्राफ है आपके पास, फोर्स टाइम ग्राफ है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे इम्पल्स, बाय कैलकुलेटिंग एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। एरिया कैलकुलेट कर लो, एरिया ही तो बना, फोर्स इंटू टाइम क्या बना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया ही तो बना, तो एरिया कैलकुलेट करके हम क्या कर सकते हैं, इम्पल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला केस था। अब हमारा नेक्स्ट केस आता है, कौन सा कहा था मैंने अभी, नेक्स्ट केस, इम्पल्स ऑफ ए वेरिएबल फोर्स, ऑफ अ वेरिएबल फोर्स। ठीक है, देखो अभी मैंने कैलकुलेट किया था t1 टू t2 f dt, ये क्या था, ये है इम्पल्स ऑफ ए वेरिएबल फोर्स। ठीक है, लेकिन इसमें वेरिएशन, ग्राफ जो होगा इसके अंदर क्या होगा, वेरिएशन आएगी। ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, ये टाइम है, ये फोर्स है, यानी इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, फोर्स वेरी कर रहा है। भाई t1 टाइम पे फोर्स था ये, फिर ऐसे हो गया, फिर मैक्सिमम की तरफ जा रहा है, फिर डिक्रीज़ हो रहा है, फिर t2 टाइम पे मान लो आके ये हो गया, वेरी कर रहे हैं। तो इसमें हम इम्पल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय फाइंडिंग एरिया अंडर कर्व, यानी एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, एरिया अंडर ABC, हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करके इम्पल्स को कैलकुलेट करेंगे। तो इसको इम्पल्स किसके इक्वल आएगा, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, या फिर एरिया अंडर ABC। ठीक है, और इम्पल्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इम्पल्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब आपको इसकी डायरेक्शन क्या होती है, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। टाइम की तो हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, फोर्स क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन इम्पल्स की होगी। ठीक है, अब बात आती है इसकी यूनिट्स की। यूनिट CGS में चले जाओ, CGS में यूनिट क्या बनेगी, फोर्स की होती है डाइन, उसकी होती है सेकंड, या फिर ये कह सकते हो आप ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। SI यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन सेकंड, या फिर आप कह सकते हो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो ये जो फोर्स लगा है इसको हम क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स यानी कौन सा है, विच इज़ वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड एंड एक्ट्स फॉर शॉर्ट टाइम। जैसे मैंने बॉल उठाई और दीवार पे मारी, दीवार से टकरा के उसी टाइम वापस आ जाती है, तो बहुत कम टाइम के लिए फोर्स लगता है। तो कई बार पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या है कि इम्पल्स इज इक्वल टू टोटल चेंज इन मोमेंटम। क्लियर है, क्या है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है जी, अब बात आती है इसकी एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन की देखो, मैं एप्लीकेशन लिखती जाऊंगी, ध्यान से समझना। पहली एप्लीकेशन क्या है, पहली एप्लीकेशन कहती है कि जो क्रिकेट प्लेयर होता है, जो क्रिकेट प्लेयर होता है वो बॉल को कैच करते हुए अपने हाथों को नीचे करता है ना। ध्यान दिया हुआ आपने कभी, हम भी कभी बॉल कैच करेंगे तो धीरे धीरे हाथों को क्या करते हैं, हम ऐसे नीचे लेके जाते हैं ना, ऐसे ऐसे कैच की, ऐसे नीचे की तरफ लेके गई। वो क्यों लेके गई,
क्योंकि देखो हमारे पास क्या था, एफ टी कितना आया हमारे पास, चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के अकॉर्डिंग यही आया ना, चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स कितना है यहाँ पे, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो जब वो अपने हाथों को नीचे की तरफ करेगा तो टाइम को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, टाइम इंक्रीज हुआ है, टाइम इंक्रीज हुआ है तो फोर्स रिड्यूस हुआ है, यानी उसके हाथों पे बॉल को कैच करते हुए स्मॉल फोर्स लगेगा, स्मॉल फोर्स लगेगा, ठीक है, यानी रिएक्शन जो है वो स्मॉल होगी, वो इजी क्या करेगा, बॉल को कैच कर सकेगा, ठीक है। सेकंड एप्लीकेशन आती है इसकी, इट इज़ लेस डेंजरस to jump from a high wall onto loose earth than on a concrete pavement। देखो जब हम ऊंची दीवार से, मतलब देखो क्या लूज़ अर्थ का मतलब क्या है, जैसे वो कहते हैं ना आप गीली मिट्टी है वहाँ पे, उसकी बात कर रहे हैं, उस पर अगर हम जंप करते हैं वहाँ पर तो हमें चोट कम लगेगी, इजीली हम जंप कर पाएंगे, लेकिन जो सीमेंटेड फ्लोर होगा, कंक्रीट होगा, उस पर चोट लगेगी ज़्यादा। क्योंकि देखो जब हम लूज़ अर्थ पे जंप करेंगे वो मिट्टी नीचे की तरफ धंसेगी ना, यानी गेट्स डिप्रेस्ड, हमारे वेट की वजह से मिट्टी क्या हो जाएगी, डिप्रेस्ड हो जाएगी, नीचे की तरफ धंस जाएगी। तो टाइम क्या हो रहा है उसका, टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है तो यानी फोर्स क्या हो जाएगा, कम, तो हमें क्या लगेगी, चोट कम लगेगी। लेकिन सीमेंटेड फ्लोर पे क्या हो रहा है, टाइम ज़्यादा है, सॉरी कम है, कम होने की वजह से फोर्स ज़्यादा लगेगा, ठीक है, तो चोट ज़्यादा लगेगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, और भी बहुत से एग्जांपल है, जैसे हम पैकिंग करते हैं, पैकिंग करते हुए जो कांच की चीज़ें होती है उसको न्यूज़पेपर वगैरह किसी चीज़ में रैप करके रखते हैं बैग के अंदर, ताकि वो टूटे ना, क्यों, ताकि फोर्स जो है उसको वहाँ तक जाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे, टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा। इस टाइप के जितनी भी एप्लीकेशन है ना बेटा, इसमें यही लगना है कि इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, भाई टाइम बढ़ रहा है फोर्स कम लग रहा है, टाइम कम है फोर्स ज़्यादा लग रहा है, सिर्फ ये लगना है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, मैंने पत्थर लिया और ग्लास विंडो की तरफ फेंका, ठीक है, तो वो उसको क्या करेगी, एक टुकड़ा कर देगी, मतलब तोड़ देगी, लेकिन बुलेट फायर करेंगे हम गन से तो वो एक होल बनाएगी उसके अंदर, क्यों, क्योंकि देखो पत्थर की जो वेलोसिटी है वो बुलेट की वेलोसिटी से क्या है, कम है, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जब पत्थर खिड़की के, कांच की खिड़की के साथ कांटेक्ट में आएगा वो ज़्यादा देर तक आएगा, है ना, इसलिए वो अपने मोमेंटम को ईजिली ट्रांसफ़र कर देता है पत्थर को और वो पीसेज में टुकड़े टुकड़े हो जाता है। लेकिन दूसरे केस में क्या है, बुलेट है, बुलेट की स्पीड क्या है, ज़्यादा है, जब वो कांटेक्ट में आता है बहुत कम टाइम के लिए उसके कांटेक्ट में आता है, बहुत कम टाइम के लिए उसके कांटेक्ट में आता है, तो मोशन को मतलब इम्पार्ट नहीं कर पाता, मोशन को एक्सचेंज नहीं कर पाता, मोशन को आप कह सकते हो ट्रांसफ़र नहीं कर पाता, तो इस वजह से उसके अंदर क्या बन जाता है, एक होल बन जाता है। क्लियर है, तो कर लोगे, लिख देती हूँ, अ स्टोन थ्रोन ऑन अ glass window smashes the window to pieces, but a bullet fired from a gun passes by making a hole। तो अपनी बुक में जितने भी एप्लीकेशन है आपको सारी करनी है, ठीक है। हमने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ लिया था, थर्ड लॉ की एप्लीकेशंस भी आपको पता ही है क्या होती हैं, है ना। थर्ड लॉ क्या पढ़ा था हमने, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वगैरह। चलो जी, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास आता है, प्रूव दैट न्यूटन्स सेकेंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ जो होता है वो रियल लॉ ऑफ मोशन होता है, प्रूव कर, तो कर दो प्रूव।
रियल लॉ का मतलब क्या है, आपको क्या करना है यहाँ पर प्रूव करना है कि सेकंड लॉ से ही थर्ड फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ से ही थर्ड लॉ। भाई सेकंड लॉ को हम रियल लॉ ऑफ मोशन क्यों कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ इज ऑल्सो कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ। तो कैसे कंटेन्ड होगा अब हम प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, पहले लिख लेना ये लाइन कि सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन and to prove it we have to show that first law is contained in the second law and third law is contained in the second law. तो first हम करते हैं first law is contained in second law। करें, देखो सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है कि F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए। अब मैं ये कहती हूँ अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा बॉडी के ऊपर, यानी एक्सटर्नल फोर्स कितना है, ज़ीरो है, तो हमारे पास एम ए कितना हो जाएगा, ज़ीरो। अब मास तो ज़ीरो होने से रहा, एक्सेलेरेशन कितना हो गया, ज़ीरो। और एक्सेलेरेशन ज़ीरो होने का मतलब क्या है, एक्सेलेरेशन ज़ीरो होने का मतलब क्या है, या तो वेलोसिटी ज़ीरो है या फिर कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सेलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आएगा तो एक्सेलेरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, ज़ीरो, है ना। और अब याद करो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यही तो कहता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी, यानी उसकी वेलोसिटी जो है वही रहेगी। ठीक है, तो ये यही प्रूव करती है कि अ बॉडी विच प्रूव दैट अ बॉडी एट रेस्ट remains at rest and a body moving in a straight line with uniform motion या uniform velocity, with uniform velocity keeps on doing so, which is first law। तो हमने ये तो प्रूव कर दिया। अब बात आती है थर्ड लॉ की, थर्ड लॉ भी प्रूव कर देते हैं, इजी है। चलो जी सेकंड पार्ट करते हैं। थर्ड लॉ इज कंटेंट इन सेकंड लॉ। देखो हमने आइसोलेटेड सिस्टम लिया है, आइसोलेटेड सिस्टम आपको पता ही है भैया, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। हमने दो बॉडी का आइसोलेटेड सिस्टम लिया है, ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही है ये दो बॉडी, ठीक है, ये दोनों बॉडी आपस में इंटरेक्ट कर रही है। हमने मान लिया एफ ए बी फोर्स क्या है, फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बी, एफ बी ए क्या है, फोर्स ऑन बॉडी बी ड्यू टू ए। ठीक है, फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन बॉडी बी ड्यू टू बी। ए के अंदर जो चेंज इन मोमेंटम है वो डी पी ए बाई डी टी मान लिया, और बी के अंदर डी पी बी बाई डी पी बी बाई डी टी। ठीक है, चलो जी अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के साथ जाते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। तो फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बी कितना होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। फोर्स ऑन बॉडी बी ड्यू टू ए क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। टोटल फोर्स अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या बनेगा, डी पी ए बाई डी पी सॉरी डी पी ए डी बाई डी टी डी पी बी बाई डी टी, यही बनेगा। डी बाई डी टी कॉमन ले लेते हैं तो क्या बना, पी ए प्लस पी बी। हमने कौन सा सिस्टम लिया था, आइसोलेटेड सिस्टम, यानी एक्सटर्नल फोर्स कितना है इसके ऊपर, ज़ीरो। और आपको पता है व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम देन बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। लिख देती हूँ मैं, बाय सेकेंड लॉ
of motion if no external force act on system, then total momentum of system should remain constant. तो डेरिवेटिव कांस्टेंट क्वांटिटी का क्या होता है? ज़ीरो। तो डी ये क्या होगा? ज़ीरो। यानी एफ ए बी प्लस एफ बी ए इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, यही बनेगा। तो एक्शन इज इक्वल टू क्या बन गया? माइनस ऑफ रिएक्शन। तो यही तो था न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक अभी करना है। नेक्स्ट में करेंगे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और उसकी एप्लीकेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, थैंक यू बेटा।